गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आज का अगर हम द हिंदू न्यूज़पेपर देखें तो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग आपको यहाँ पे मुद्दा देखने को मिलेगा। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, आप लोग ना तमिलनाडु के केस के बारे में जानते होंगे। दरअसल में ना काफी लंबे टाइम से हो क्या रहा था कि वहाँ की जो असेंबली है वो कुछ पर्टिकुलर बिल्स वो पास कर देती थी। ठीक है। पर फिर वो बिल जाता था हमारे गवर्नर जी के पास। अब गवर्नर के पास ऑप्शंस रहते हैं, या तो उस पर्टिकुलर बिल को असेंट दे दें या विथहोल्ड कर दें अप्रूवल, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि फर्दर कंसिडरेशन के लिए उस बिल को रिजर्व कर लिया जाता है। बट ऐसा देखा गया कि मल्टीपल केसेस के अंदर गवर्नर साहब ने कुछ एक्शन ही नहीं लिया उसके ऊपर। एंड इनफैक्ट ऐसा भी हुआ कि 2020 में असेंबली ने बिल पास कर दिया था, एंड 4 साल 5 साल 24-25 तक, मतलब 5-5 साल तक उस बिल के ऊपर कुछ भी, ना हाँ या ना, कुछ भी नहीं। वो बिल वैसा का वैसा ही पड़ा रहा। अब इससे तो क्या होता है, इससे कहीं ना कहीं जो आपका पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, डिसीजन मेकिंग होती है, कुछ आपने बिल लेकर आने हैं, अपने एक्ट बनाने हैं लोगों की सुविधाओं के लिए, वो कहीं आगे पास ही नहीं हो रहे। ये समस्या हो रही थी तमिलनाडु के अंदर। फिर जब ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया। आप सब लोग आर्टिकल 142 जानते होंगे। ये कंप्लीट जस्टिस यहाँ पे करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास स्पेशल पावर्स आपको देखने को मिल जाएंगी। तो वहां पर उन्होंने यही बोला कि अपनी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का इस्तेमाल करते हुए कि इन बिल्स को डीम्ड एज पास्ड यहाँ पे माना जाए, कि ऐसा मानो कि जैसे वो पास हो चुके हैं। एंड इनफैक्ट ना इसी मुद्दे के अंदर ये भी आ गया कि आपके जो प्रेसिडेंट हैं और साथ ही साथ आपके गवर्नर हैं, उनके ऊपर भी एक टाइमलाइन लगा दी गई कि 3 महीने के अंदर, इन द 3 मंथ्स, इनको यहाँ पे जो बिल्स इनके पास आती हैं उनके रिगार्डिंग यहाँ पे एक्शन लेना जरूरी है। अब ये अपने आप में बड़ा ही क्वेश्चन मार्क उठ गया था, क्योंकि प्रेसिडेंट और गवर्नर के ऊपर इस तरह से हम कर रहे हैं, हम एक टाइम फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, 3 महीने की डेडलाइन लगा रहे हैं। अब इसके बाद क्या होता है ना, आप लोग जानते होंगे हमारे संविधान के अंदर एक आर्टिकल 143 भी है। उस आर्टिकल 143 के अंतर्गत हमारे जो प्रेसिडेंट जी है ना, वो यहाँ पर एक ओपिनियन मांग सकते हैं कोर्ट का। ठीक है ना, आर्टिकल 143 यही तो बात करता है। तो यही रेफरेंस इशू किया गया प्रेसिडेंट के द्वारा अंडर आर्टिकल 143, और इसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठी है जो इसको यहाँ पे देखेगी कि क्या यहाँ पे एक टाइमलाइन फिक्स करी गई है, क्या संविधान इस तरह से टाइमलाइन अलाउ करता है या नहीं करता, उस चीज को, आइडिया को उस अंडरस्टैंड करने के लिए। अब यहाँ पे अभी तक जो बातचीत हुई है उसमें जस्टिस पीएस नरसिम्हा जी ने यही बोला है कि देखो, जो तमिलनाडु वाला केस था ना, वो अपने आप में बड़ा ही स्पेशल केस बन गया था, क्योंकि तमिलनाडु गवर्नर चाहता ही नहीं था, मतलब चाहते ही नहीं थे एक तरह से कि बिल के रिगार्डिंग कुछ काम करें। तो तमिलनाडु गवर्नर के जो एक्शंस थे, उसी वजह से सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा, क्योंकि इतने इतने लंबे सालों तक, 4 साल 5 साल तक बिल्स को आप कुछ भी उनके रिगार्डिंग एक्शन नहीं लेते, उनको पेंडिंग रखते हो, ये अपने आप में गलत बात हो जाती है। तो अटॉर्नी जनरल ने यहाँ पे आर्ग्यू किया, हालांकि कि गवर्नर के अपने कारण थे। तो एक्चुअल में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि हम उन कारणों में नहीं जाना चाहते, उसके बारे में डिस्कशन नहीं हम चाहते हैं कि ये जो कंक्लूजन था ना, ये प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहिए। ठीक है ना। तो अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि शायद जो टाइमलाइन लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट, शायद वो टाइमलाइन ना लगाए, पर कोशिश ये रहेगी कि जल्दी से जल्दी अगर उनके पास कोई बिल आता है तो उसके ऊपर एक्शन जरूर लिया जा पाए, क्योंकि अदरवाइज जो हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस है, ठीक है, जिसके माध्यम से हम एक्ट वगैरह बनाते हैं, वो कहीं ना कहीं प्रोसेस पूरा रुक जाता है अगर कुछ ऐसे केसेस हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों, डेट है आज की 20 अगस्त 2025, एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू, यहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ। पहला टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है वो नोबेल पीस प्राइज नॉमिनेशन के रिगार्डिंग है। मैं समझाऊंगा क्या कॉन्टेक्स्ट है, पहले थोड़ा सा मैं आपको नोबेल प्राइज के बारे में समझा देता हूँ। दोस्तों, जब ना नोबेल प्राइज स्टार्ट हुए थे तो उस टाइम 5 चीजों के लिए स्टार्ट हुए थे। एक तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस, लिटरेचर। बाद में आगे जाके जो छठा प्राइज है इकोनॉमिक्स के लिए, वो भी दिया जाने लगा। इसलिए आज के समय आपको 6 नोबेल प्राइजेस आपको देखने को मिल जाते हैं। दरअसल में ये जो 5 है ना, जब आपके अल्फ्रेड नोबेल जी की उनकी विल थी उसमें यहाँ पे मेंशन था, तो उसकी उनकी डेथ के बाद ये 5 नोबेल प्राइज स्टार्ट हो गए थे। इकोनॉमिक्स वाला बाद में स्टार्ट हुआ। अब ये जो अवार्ड्स हैं ये हर साल दिए जाते हैं
जो रॉयल स्वीडिश अकेडमी है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स इनको देती है। नोबल असेंबली एट कैरोलिस्का इंस्टीट्यूट यहाँ पे मेडिसिन इनको देता है। ठीक है, स्वीडिश अकेडमी जो है वो लिटरेचर के लिए। एंड आपको ध्यान रखना है कि नॉर्वेजियन नोबल कमेटी ये पीस अवार्ड को यहाँ पे देती है। तो मेरे कहने का मतलब बाकी सारे के सारे आप नोटिस करोगे ना वो स्वीडन के साथ लिंक्ड है, पर ये जो पीस प्राइज है ये नॉर्वे के साथ आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। तो बाकी पांचों अवार्ड जो हैं वो स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, दैट इज इन स्वीडन, पर जो आपका पीस प्राइज है वो नॉर्वे ऑस्लो के अंदर यहाँ पे दिया जाता है। अब ये अवार्ड्स का आइडिया तो हमें पहले ही लग जाता है, पर हर साल फिर आगे जाके दिसंबर 10 को, जिस दिन अल्फ्रेड नोबल की डेथ एनिवर्सरी होती है, उस तारीख को नोबल प्राइज का जो सेरेमनी होती है एंड वहां पर फाइनली इनको यहाँ पे अवार्ड दे दिया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों हमारे दुनिया के एक बहुत ही पावरफुल पर्सन है डोनाल्ड ट्रंप जी। यार ये बात सबको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप को क्या चाहिए, उनको चाहिए भैया नोबल पीस प्राइज। ठीक है ना, तो दुनिया भर के वो युद्ध रखवाने में लगे हुए हैं। इनफैक्ट कई जगह युद्ध हो भी नहीं रहा, वहां पर भी उनको युद्ध रखवाने हैं ताकि उनको नोबेल पीस प्राइज यहाँ पे मिल पाए। अब यहाँ पे कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जी को, ठीक है ना, फॉर्मर यूएस तो थे ही, अब आज के समय में यूएस प्रेसिडेंट ही हैं, तो उनको यहाँ पे नॉमिनेट किया है फॉर नोबेल पीस प्राइज, ताकि क्योंकि उन्होंने कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था उसको सुलझा दिया है। तो काफी सारे लोग डोनाल्ड ट्रंप जी को यहाँ पे नॉमिनेट कर रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा हमें देखना होगा कि नॉमिनेशन का प्रोसेस काम कैसे करता है। देखो, अगर हम नोबेल कमेटी के रूल्स की बात करें ना, तो नॉमिनेशन सिर्फ यही लोग सबमिट कर सकते हैं। कौन लोग? जैसे पार्लियामेंट के कुछ लोग, सरकार के लोग, कोई हेड ऑफ स्टेट हो, इंटरनेशनल कोर्ट के हेड हो, उसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, लॉ, फिलोसफी, थियोलॉजी के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हों, कुछ ऐसे लोग जिनको ऑलरेडी नोबेल प्राइज यहाँ पे मिल चुका है, या फिर आपकी जो नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी है उसके मेंबर्स भी यहाँ पे आपको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं। तो अभी जैसे कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर ने उनको नॉमिनेट किया है ना, तो वो यहाँ पे हेड ऑफ स्टेट वाली कैटेगरी के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी क्या करेगी, इन नॉमिनेशंस जो भी उनके पास आती हैं उनको वैल्यूएट करेगी, एक शॉर्ट लिस्ट बनाएगी, यहाँ पे रिसर्च वगैरह करेगी कि क्या वाकई में इनको मिलना चाहिए। एंड ये पूरा का पूरा प्रोसेस ना लगभग 8 महीने यहाँ पे लग जाते हैं, एंड फिर हमारे सामने फाइनल डिसीजन आ जाता है। एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में ये रखनी है कि किन लोगों को, मतलब नॉमिनीज के जो नाम होते हैं वो सीक्रेट रखे जाते हैं एंड उनको डिस्क्लोज किया जाता है केवल और केवल 50 साल के बाद। तो 50 साल के बाद हमें पता लगता है कि किसने नॉमिनेट किया था, क्यों नॉमिनेट किया था, वो सारी बातें। ठीक है ना। तो जब एल्फ्रेड नोबेल की डेथ हुई थी तो उनकी विल के अंदर, उनकी जो वसीयत थी उसमें यहाँ पे लिखा गया था कि ये जो नोबेल प्राइज होगा ना, ये उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए जिन्होंने देशों के बीच में आपस में भाईचारा प्रमोट किया है, आर्मीज रिड्यूस करने के अंदर मदद करी है और एक तरह से शांति का उपदेश दिया है। पर आज के समय अगर हम बात करें तो कोई ऐसा इंसान जो जेंडर इक्वालिटी प्रमोट करे, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन के लिए काम करे या पीस के लिए इन जनरल कुछ काम करे, उन सबको भी यहाँ पे हम नोबेल प्राइज से यहाँ पे सम्मानित करते रहे हैं। ठीक है। एंड इनफैक्ट अगर डोनाल्ड ट्रंप को आगे वाले समय में मिलता है नोबेल पीस प्राइज, तो पहले प्रेसिडेंट नहीं होंगे, ऑलरेडी यूएस के बहुत सारे प्रेसिडेंट्स को मिल चुका है। जैसे 1906 के अंदर थियोडोर रूसवेल्ट जी को यहाँ पे रूसो जापानीज वॉर के अंदर शांति एस्टेब्लिश करने के लिए मिला था। फिर 1920 में वुड्रो विल्सन, आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में इनके बारे में पढ़ते होंगे, जब वर्ल्ड वॉर वन को खत्म करने के अंदर इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। एंड एक बॉडी बनी थी लीग ऑफ नेशंस, हालांकि ये उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई, बाद में जाके आपका यूनाइटेड नेशन बनता है, बट एनीवेज लीग ऑफ नेशंस बनाने के लिए इनको यहाँ पे दिया गया। उसके अलावा जिमी कार्टर, ठीक है, ये भी बहुत फेमस पर्सनैलिटी रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए इनको यहाँ पे 2002 में अवार्ड किया गया। एक कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन पहले भी आया था 2009 के अंदर, ठीक है, उस समय यूएस के प्रेसिडेंट थे बाराक ओबामा जी, तो उस टाइम भी इनके द्वारा इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में अच्छा काम करने के लिए इनको दिया गया। और इसके ऊपर भी बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन मार्क उठाए कि ऐसा कोई बाराक ओबामा ने काम किया नहीं था खास कि इनको यहाँ पे नोबेल पीस प्राइज दिया गया। तो कुछ कंट्रोवर्शियल डिसीजन यहाँ पे हमें देखने को मिलते रहे हैं पास्ट के अंदर। देखो, भारत की तरफ से बात करें तो भारत की तरफ से अगर हम इन जनरल नोबेल प्राइज की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट हमारे नोबेल लॉरिएट्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे 1913 में अपनी जो गीतांजलि है, ठीक है, गीतांजलि जो इनकी लिटरेचर का वर्क था रविंद्रनाथ टैगोर जी का, उनको मिला था। उसके अलावा सीवी रमन जी को फिजिक्स के अंदर रमन इफेक्ट की डिस्कवरी के लिए, हरगोविंद खुराना जी को यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस के अपने वर्क के लिए, मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज मिला। उसके अलावा मदर टेरेसा जी को पीस के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, उनके जो वर्क थे उनके लिए काम के लिए मिला। चंद्रशेखर लिमिट के लिए जो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी थे उनको फिजिक्स के अंदर नोबेल प्राइज मिला। इसके अलावा अमर्त्य सेन जी को इकोनॉमिक्स के अंदर, वेंकटरमन रामाकृष्णन जी को केमिस्ट्री के अंदर,
कैलाश सत्यार्थी जी को भी फिर से पीस में यहाँ पे इनको मिलता है, क्योंकि इनका जो बचपन बचाओ आंदोलन है, ठीक है, उनके एफर्ट्स हैं अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, उनके लिए मिला। एंड लास्टली अभिजीत बैनर्जी, इनको इकोनॉमिक्स के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे सारे इंडियंस नहीं है, मतलब इंडियंस भी हैं, एंड प्लस एट द सेम टाइम कुछ ऐसे लोग जिनके रूट्स इंडिया के साथ बिलोंग करते हैं, उनके नाम भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। राइट, तो ये था नोबेल प्राइज के रिगार्डिंग कुछ बातें जो हमें पता होनी चाहिए। दोस्तों कल मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था, वो ये था कि आखिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव कैसे किया जाता है। तो थोड़ा सा हमें वही प्रोसेस हमें अंडरस्टैंड करना है। उसका रीजन यही है कि आज के समय एक लड़ाई छिड़ी हुई है हमारी ऑपोजिशन पार्टीज और हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ज्ञानेश कुमार जी। तो ऑपोजिशन पार्टी सोच रही हैं कि इनको यहाँ पे हटाया जाए किस तरह से, क्योंकि इनके जो स्टेटमेंट्स हैं वो ऑपोजिशन पार्टीज के अगेंस्ट लग रहे हैं। एक तरह की जो न्यूट्रलिटी होनी चाहिए वो यहाँ पे ऑपोजिशन पार्टीज को इनके ऊपर नहीं देखने को मिल रही। तो थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं इलेक्शन क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों आर्टिकल 324 की अगर हम बात करें तो क्लियरली ये दिखाता है कि इलेक्शन क्वेश्चन के अंदर आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे एंड साथ ही साथ इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे, जैसा प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। दोस्तों होता पता क्या है, देखो सीईसी तो होते ही होते हैं, पर उसके अलावा कितने इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे वो प्रेसिडेंट जी समय समय के ऊपर डिसाइड कर सकते हैं। जैसे पहले एक ही थे सीईसी, फिर बाद में हमने 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स को हमने ऐड ऑन किया, तो आज के समय 3 इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। तो ये नंबर जो होता है ना, ये प्रेसिडेंट जी ही यहाँ पे डिसाइड करते हैं। 2023 के अंदर हम एक कानून लेकर आए थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर एक्ट 2023। ये अपने आप में काफी कंट्रोवर्शियल बना। अब उसमें पता क्या होता है, इस एक्ट के माध्यम से एक आप नोटिस कर पाओगे, पहले तो एक ना सर्च कमेटी बनती है। सर्च कमेटी में आपके लॉ मिनिस्टर होंगे, ठीक है, और आपके सेक्रेटरीज वगैरह होते हैं। वो यहाँ पर अपना एक पैनल ऑफ कैंडिडेट्स निकालते हैं कि जो इलेक्शन कमिश्नर बन सकते हैं। फिर ये जो नाम होते हैं ना, ये 3 मेंबर्ड सिलेक्शन कमेटी के पास जाते हैं। उसमें प्रधानमंत्री जी होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा और एक कैबिनेट मिनिस्टर। देखो ये वाली जो प्रोविजन है ना, ये अपने आप में काफी कंट्रोवर्सी क्रिएट करी थी। एक्चुअली ना पहले पता क्या हुआ था, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये बोला था कि यहां पर होंगे थर्ड पर्सन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बट बाद में सरकार कानून ले आई और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह उन्होंने यहाँ पे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को यहाँ पे रखा। तो इसमें ना कंट्रोवर्सी पता क्या है कि देखो एक साइड तो प्रधानमंत्री जी हो जाएंगे, और ऑब्वियसली जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर किसकी साइड होंगे, प्रधानमंत्री वाली साइड। तो ये तो पता ही है कि 2 लोग इधर हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन जो है हमारे वो इधर है। तो सामने सामने हमें ऑलरेडी पता है कि डिसीजन होने क्या वाला है। तो सरकार जो चाहेगी उसी को ही इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। ये इसका कंट्रोवर्शियल पार्ट रहता है। एंड इनफैक्ट ना हमारे 2 इलेक्शन कमिश्नर इसी तरह से इसी पर्टिकुलर कानून के माध्यम से अपॉइंट हुए थे, और इस वजह से कई बार कानून के ऊपर संदेह भी हो जाता है कि कुछ ट्रांसपेरेंसी, बायसनेस, इस तरह की चीजें तो नहीं है। तो एक्चुअल में अगर हम बात करें इलेक्शन कमिश्नर्स की, तो यहाँ पे उनका जो टेन्योर होता है वो 6 साल का होता है, या फिर जब तक उनकी एज 65 ईयर नहीं हो जाती, विच एवर इज अर्लियर। ध्यान रखिएगा, कमीशन के मेंबर्स रीअपॉइंट नहीं किए जा सकते। कई बार ऐसा होता है कि इलेक्शन कमिश्नर को ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर यहाँ पे बना दिया जाता है। उस केस में ध्यान ये रखा जाता है कि उनका जो टोटल पीरियड होगा वो 6 साल सदा ना हो। इसके साथ ही साथ आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि इनकी जो सैलरी है, अलाउंसेस है और बाकी कंडीशन ऑफ सर्विस है वो इक्विवेलेंट रहेंगी टू अ सुप्रीम कोर्ट जज। देखो यहाँ पे ना आप इंटरनेट पे अगर आप गो थ्रू कर रहे होंगे तो आपको शायद इसके रिगार्डिंग अलग अलग आंसर्स मिलेंगे। मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई यहाँ पे कर दूं, बहुत सारी जगह पे इंटरनेट पे गलत लिखा हुआ है। एक्चुअली पता क्या हुआ था, पहले 2023 में एक बिल आया था। उस बिल में ये बोला गया था कि इनकी जो सैलरी है, अलाउंसेस हैं, वो कैबिनेट सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट होनी चाहिए। ये बिल में बोला गया था, पर सरकार के इस एक्शन को बहुत ज्यादा सुनाया गया। किसके द्वारा? जो फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर्स थे, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स थे, उन सब ने सरकार को बहुत हैविली क्रिटिसाइज किया कि आप क्या कर रहे हो, बिल्कुल ही आप इलेक्शन कमिश्नर को एक तरह से बायस्ड बॉडी बना दोगे, बिल्कुल ही उनकी इंडिपेंडेंस खत्म कर दोगे क्या। तो उसके बाद क्या होता है, जो फिर फाइनली एक्ट आता है, तो एक्ट में सरकार मेंटेन करती है कि उनकी आपकी जो सैलरी अलाउंसेस और बाकी कंडीशन ऑफ सर्विस है वो सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर ही यहाँ पे हम रखेंगे। तो एक्चुअली एक्ट के बाद यही पर्टिकुलर प्रोविजन है, तो आपको इसी पॉइंट को याद रखना है। वो पुराना क्या हुआ, दैट इज समथिंग दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, वो बिल के अंदर था, फाइनल एक्ट के अंदर सरकार ने बदलाव कर दिया था। इसके अलावा इनके रोल की बात करें तो आप लोग जानते ही होंगे कि दोस्तों पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शंस को कंट्रोल करना, उनको कंडक्ट कराना इनकी जिम्मेदारी है। इलेक्शन रूल्स को फ्रेम करना इनकी जिम्मेदारी होती है। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्निशन और सिंबल देना
इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अच्छे से कंप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा, वो सारा ध्यान में रखना इन्हीं की जिम्मेदारी है। ठीक है। बाकी इसके अलावा मैंने आपको बताया कि सीईसी को अगर रिमूव करना हो तो वो ऐसे ही रिमूव किए जा सकते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट जज को रिमूव किया जाता है। कैसे रिमूव किया जाता है, देखो यहाँ पे आप अंडरस्टैंड करना, जो हमारे दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट है, लोकसभा एंड राज्यसभा, वो यहाँ पर एक मोशन यहाँ पर लेकर आएंगे। ठीक है। और उसके ग्राउंड्स क्या होंगे, प्रूवन मिसबिहेवियर या इनकेपेसिटी, जैसे फॉर एग्जांपल करप्शन हो गया, अब्यूज ऑफ ऑफिस, या फिर जो उनको ड्यूटी दी गई है उसके लिए इनकम्पैटिबल उनके एक्शंस हो, या फिर उनके पास इनएबिलिटी ही ना हो अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज को परफॉर्म करने की। इस ग्राउंड्स के ऊपर यहाँ पे एक मोशन आएगा। वो मोशन के बेसिस के ऊपर एविडेंस एक कमेटी बनेगी, वो उनको चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करेगी, एंड उसके बेसिस के ऊपर यहाँ पे 2/3 मेजोरिटी मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग चाहिए होगा इन लोकसभा एज वेल एज इन राज्यसभा। अगर ये पास होता है फिर जाके सीईसी को रिमूव किया जाएगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि दोस्तों ये सीईसी का रिमूवल तो ऐसे होता है, पर अगर मैं बात करूं दोस्तों इलेक्शन कमिश्नर, बाकी जो 2 इलेक्शन कमिश्नर्स की, उनके लिए जरूरत नहीं है। वहां पे इलेक्शन कमिश्नर्स को रिमूव करने के लिए जो बाकी के 2 ईसीज है ना, तो वहां पर प्रेसिडेंट डायरेक्टली उनको रिमूव कर सकते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये वाली बात आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना। तो दिस इज इन द एंटायर रिमूवल प्रोसेस। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन पता क्या है? क्वेश्चन ये है कि भाई ये वाला जो सुप्रीम कोर्ट ने एक पर्टिकुलर केस के अंदर ये बोला था कि सिलेक्शन कमेटी में 3 लोग होने चाहिए और तीसरे मेंबर सीजीआई होने चाहिए, क्या आप लोग मुझे वो केस का नाम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो? ठीक है, तो ट्राई करना। मैं आपको इनिशियल बता देता हूँ। इनिशियल था एबी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब ये एबी कौन है, ठीक है, वो आप मुझे कमेंट्स में आप बताइएगा। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो है प्रेस सेवा पोर्टल। थोड़ा मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ना 2 साल पहले एक स्पीच दी थी। उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बोला था कि भारत देश में जो प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट है 1867, ये अपने आप में बहुत ही पुराना कानून हो चुका है। कॉलोनियल समय का, आपका ब्रिटिश समय का ये कानून है, पर हम चाहते हैं कि इस कानून को यहाँ पे खत्म किया जाए। तो एक्चुअल में 2023 के अंदर हम लोग लाए थे रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स एक्ट 2023। अब इसके माध्यम से हमने कोशिश ये करी है कि वो पुराना जो ब्रिटिश का हैंगओवर था उसको हम यहाँ पे खत्म करें, एंड एक ऐसा कानून लेकर आए जिसमें चीजें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हिसाब से अच्छे से आराम से हो पाए हमारे प्रिंट मीडिया सेक्टर के रिगार्डिंग। अब उसी कॉन्टेक्स्ट में हमने क्या किया है, हमारा जो प्रेस रजिस्ट्रार जनरल है ना, उसने एक पोर्टल लॉन्च किया है, दैट इज योर प्रेस सेवा पोर्टल। अब इसके माध्यम से पता क्या होगा, हमारे न्यूज़पेपर्स के लिए, एडिटोरियल्स के लिए, जो आप पीरियोडिकल्स के लिए जो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है बहुत आसान हो जाएगा। कहने का मतलब, आपको न्यूज़पेपर अपना ओपन करना है, करो, प्रोसेस बहुत इजी है। बहुत ही हमने एक सिंगल विंडो सोल्यूशन यहाँ पे ला दिया है, एंड प्लस ना आपका अप्रूवल बड़े आराम से आपको मिल जाएगा। पहले पता क्या होता था, बहुत लंबे लंबे टाइम तक आपको अप्रूवल के लिए वेट करना पड़ता था। अब आपने मान लीजिए आज अर्जी लगाई, अपनी एप्लीकेशन दी, अगर तो आपको 2 महीने यानी कि 60 दिनों के अंदर अप्रूवल मिल गया, बहुत बढ़िया। अगर मान लो आपकी अर्जी पेंडिंग रही, 60 दिनों के अंदर अप्रूवल नहीं ना मिला, तो ऑटोमेटिकली आपको अप्रूवल मिल जाएगा। कहने का मतलब 60 दिनों के अंदर आपको अप्रूवल 100% मिल ही जाएगा। तो आपको इस तरह से लंबा लंबा कई सालों तक वेट करने की जरूरत नहीं है। तो पीरियोडिकल सेक्टर में, न्यूज़पेपर्स के अंदर प्रोसेस बहुत ईजी हो चुका है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ चुकी है, अप्रूवल के लिए प्रोसेस बहुत तेज हो चुका है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ चुका है, एंड सारा का सारा प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है सिंस मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर। ठीक है। पब्लिशर डायरेक्टली अब पोर्टल को इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई बीच में बचौलिए, कोई बीच में एजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उससे कहीं ना कहीं जो एजेंट बहुत सारा करप्शन कर जाते थे वो सब चीजें भी नहीं होगी। ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी, सब चीजें बढ़ जाएंगी इस पर्टिकुलर पोर्टल के माध्यम से। तो ये बातें हैं प्रेस सेवा पोर्टल के रिगार्डिंग जो आपको पता होनी चाहिए। अगले टॉपिक पे दोस्तों आते हैं। कल दोस्तों था वर्ल्ड ओरांगुटन डे। दरअसल में हर साल 19 अगस्त को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ओरांगुटन डे। मैं थोड़ा सा आपको ना ओरांगुटन के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, ओरांगुटन जो वर्ड आया ना, वो वर्ड आया है ओरांग एंड हुटान से। ओरांग का मतलब होता है पर्सन, हुटान का मतलब होता है फॉरेस्ट। तो एक्चुअली में ओरांगुटन का मतलब और कुछ नहीं, इट इज पर्सन ऑफ द फॉरेस्ट। एंड एक्चुअली ना जो ओरांगुटन है ये बड़े ही इंटरेस्टिंग बन जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि दोस्तों ये ना ह्यूमंस के साथ 97% डीएनए जो है वो शेयर करते हैं। अगर हम जैसे चिंपैंजी की बात करते हैं, गोरिल्लास की बात करते हैं, बोनोबोस की बात करते हैं, उनके बाद सबसे हमारे क्लोजेस्ट अगर कोई रिलेटिव है ना, तो भाई वो
आपके ओरांगुटन ही हैं। तो ह्यूमंस के साथ काफ़ी इनकी रिजेम्बलेंस देखने को मिल जाती है। और एक्चुअल में ना इनकी इंटरेस्टिंग बात पता क्या है भाई, ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट तो सर हमारे दोस्त भी होते हैं, हाँ बिल्कुल, तो ये आपके दोस्तों की तरह ही हैं, बिल्कुल इंटेलिजेंट है। कैसे इंटेलिजेंट है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक्चुअली ना लास्ट ईयर मैंने आपको एक बार ना न्यूज़ भी पढ़ाई थी, अगर आपको याद हो। एक ना ओरांगुटन था जिसका नाम था राकूस। अब राकूस एक ओरांगुटन था जिसके चोट लग गई थी फेस के ऊपर। ठीक है, जब फेस के ऊपर चोट लगती है हम क्या करते हैं, कोई मेडिसिन वगैरह लगाते हैं। तो एक्चुअल में ना इस राकूस नाम के ओरांगुटन ने पता क्या किया, वहां उसने एक पेड़ देखा जिसकी जड़ी बूटियां, मतलब उसका मेडिसिनल प्लांट था वो मेडिसिनल प्लांट जो जड़ी बूटियां थी उसने अपने फेस पे लगाया। एंड कुछ दिनों के बाद उसका जो घाव था, उसका जो जख्म था, वो भर गया और वो ठीक हो गया। तो भाई ये एक इंटेलिजेंट इंसान ही कर सकता है, या कह लो एक इंटेलिजेंट ओरांगुटन ही कर सकता है। तो ये लोग अपनी हाई इंटेलिजेंस के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा ना ऐसा भी देखा गया है कि भाई इनके अंदर भी इमोशंस होते हैं, जैसे जेलसी, सल्कीनेस, इफेक्शन। जैसा ह्यूमंस के अंदर होता है ना कि हम भी कभी किसी से जेलस हो जाते हैं, हम भी किसी से प्यार करते हैं, तो भाई ये सारी चीजें इनके अंतर्गत भी हैं। प्लस कैसे आपने स्टिक्स को इस्तेमाल करना है, झाड़ियों का, लीव्स का कैसे इस्तेमाल करना है, ब्रांचेस का अपनी प्रोटेक्शन वगैरह के लिए, वो सब चीजें भी हैं। इनकी आर्म थोड़ी लंबी होती हैं, हेयर इनके रेडिश आपको देखने को मिल जाएंगे। बच्चों की तरह जैसे भी कई बार ये बिहेव करते हैं, बच्चे जैसे कई बार मतलब थोड़ा अपने नखरे दिखाते हैं ना, तो ये नखरे भी यहाँ पे थोड़ा दिखाते हैं। ये आपको देखने को मिल जाएगा ओरांगुटन के अंदर। तो एक्चुअल में ओरांगुटन की टोटल 3 स्पीशीज आपको देखने को मिलती हैं, कि स्मॉत्रन, एक है बोर्नियन और एक है तापनूली। ये तीनों की तीनों स्पीशीज आपको आज के समय क्रिटिकली एंडेंजर्ड आपको देखने को मिल जाती हैं। तो आप ध्यान में रखिएगा कि ये आपको साउथ ईस्ट एशिया में यहाँ पे पाए जाते हैं, उनके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर, जैसे सुमात्रा हो गया, बोर्नियो हो गया, तो इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह रीजन के अंदर। बाकी फ्रूट्स ये मेजरली खाते हैं, 60% डाइट इनकी यहाँ पे फ्रूट से ही है। बाकी यंग लीव्स, शूट्स, इंसेक्ट्स, उनको भी यहाँ पे ईट करते हैं, पर मोस्टली 60% इनकी जो डाइट है वो आपकी इसी में है। अब एक इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, आज के समय काफी थ्रेट्स फेस कर रहे हैं। खासकर जो थ्रेट्स है ना वो पाम ऑयल प्लांटेशन के कॉन्टेक्स्ट में है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों पाम ऑयल ना आपको मेजरली 2 कंट्रीज ऐसी हैं जो खूब पाम ऑयल प्रोड्यूस करती हैं। एक है आपका इंडोनेशिया और एक है आपका मलेशिया। अब मैंने आपको क्या बताया, ओरंगुटन कहाँ देखने को मिलते हैं, इंडोनेशिया और मलेशिया, इसी रीजन के अंदर मोस्टली। ब्रुनाई भी है नो डाउट, बट मेजरली इस रीजन में देखने को मिलेंगे। तो एक्चुअल में ना जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी इकोनॉमी के लिए पाम ऑयल को और से ज़्यादा और प्लांट कर रहे हैं, और उस वजह से बाकी और पेड़ों को काटा जा रहा है। उस वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे इनके ऊपर भी, ओरंगुटन के ऊपर भी थ्रेट आ चुका है। बाकी इनकी इलीगल जो ट्रेड होती है उसकी वजह से भी इनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। तो 2025 का हमारा यही मैसेज था, सेव द ओरंगुटन्स, सेव द रेन फॉरेस्ट, सेव द प्लेनेट। ठीक है, तो ये क्लियरली दिखाता है कि ओरंगुटन को प्रोटेक्ट करना आज के समय बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है। नेक्स्ट दोस्तों हमारे सामने टॉपिक है, दैट इज हाई लेवल ऑफ सेलेनियम इन ग्राउंड वाटर। दोस्तों एक्चुअल में ना हरियाणा और पंजाब के अंदर यहाँ पर ग्राउंड वाटर सैंपल की स्टडी हुई, और ये स्टडी करी हमारा जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है। दरअसल में जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत काम करता है। इसको 1954 में एस्टेब्लिश किया गया था, और ये अपने आप में एक स्टेचुटरी बॉडी है। तो जो भी दोस्तों हमारा वाटर रिसोर्सेज के बारे में, ग्राउंड वाटर के बारे में, उसका मैनेजमेंट, रेगुलेशन, सर्वे वगैरह करना, एक्सप्लोरेशन करना, वो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की यहाँ पे जिम्मेदारी देखने को मिलती है। तो जब दोस्तों इन्होंने हरियाणा और पंजाब के अंदर इस तरह का सर्वे किया ना, सैंपल वहां पे कलेक्ट किए, तो ऐसा देखा गया कि यहाँ के पानी के अंदर तो सेलेनियम की मात्रा बहुत ज्यादा है। एक्चुअली सेलेनियम अपने आप में खराब नहीं है, पर सेलेनियम की मात्रा अगर हमें बहुत ज्यादा मिले तो वो अपने आप में खराब हो जाता है। हमारी बॉडी को सेलेनियम चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल थायराइड रेगुलेशन के लिए, इम्यून सिस्टम की हेल्थ के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए। तो कुछ जैसे आपके ब्राजील नट्स हो गया, सी फूड, मीट, पोल्ट्री, ऑर्गन मीट, इनके अंदर सेलेनियम होता है। ठीक है ना, और हमारी बॉडी को बहुत ही छोटी मात्रा के अंदर सेलेनियम चाहिए भी होता है। पर मैंने जैसा बताया ना कि जरूरत से ज्यादा अगर आपने सेलेनियम कंज्यूम कर लिया तो उससे क्या होगा, आपको नौशिया, वॉमिटिंग, आपके हो सकता है बाल झड़ने लग जाएं, आपके नेल हो सकता है ब्रिटल होने लग जाएं, डिस्कलरेशन हो सकता है, थकावट थकावट रह सकती है, आपकी सांस जो होती है वहां पे गंदी स्मेल आने लग जाएगी। तो भाई पंजाब और हरियाणा के अंदर जो पानी मिला है, सेलेनियम की मात्रा ज्यादा है, एंड उस वजह से वहां पे लोगों को ये सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं। राइट, तो ये सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने यहाँ पे हमें बताया है। नेक्स्ट आते हैं, अगला जो टॉपिक है दैट इज वन फ्री जोन पासपोर्ट। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बस इसका एक बेसिक आइडिया देता हूँ। देखो दुबई के अंदर ना बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, एंड उसी में एक क्या है, फ्री जोन का कॉन्सेप्ट। देखो एक्चुअल में ना यूएई बना रहा है फ्री जोन।
फ्री जोन इस तरह के स्पेशल इकोनॉमिक एरियाज होंगे जहां पर इन्वेस्टमेंट बहुत सारी आएगी, उसके लिए बहुत सारे बेनिफिट्स दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 100% फॉरेन ओनरशिप हो सकती है। जितना भी आपने कैपिटल या प्रॉफिट आपको मिला यहाँ पे, वो पूरा का पूरा आप अपने घर लेके जा सकते हो। कोई कॉर्पोरेट टैक्स नहीं, कोई पर्सनल इनकम टैक्स नहीं, प्लस एट द सेम टाइम आराम से आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करो, कोई यहाँ पे आपकी ड्यूटीज नहीं लगेगी। बहुत शानदार आपको यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आराम से कोई भी इसको सेटअप कर सकता है 5 दिनों के अंदर ही। कोई इस तरह से बैरियर्स वगैरह नहीं है लाइसेंसिंग के। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक ही सिस्टम होगा तो बहुत सारे अलग अलग तरह के कंप्लाइंस चेक नहीं यहाँ पे होंगे, कॉस्ट सेविंग हो जाएगी। ग्लोबली यहाँ पे दुबई को बहुत ही एक शानदार एक इन्वेस्टर फ्रेंडली इकोनॉमी बनाने की यहाँ पे कोशिश है। तो इस तरह से ये इनिशिएटिव लाया गया है बाय द दुबई फ्री जोन काउंसिल, जो कि यहाँ पे बहुत सारे जो मल्टीपल परमिट्स है उसको खत्म किया जाएगा। तो इनका ना इनफैक्ट एक प्लान है D33। D33 का मतलब क्या है? ये चाहते हैं अपनी जीडीपी को डबल करना बाय 2033, ठीक है ना। तो डी का मतलब डबल, डबल जीडीपी बाय 2033। ये आपको दुबई का आपको प्लान देखने को मिल जाएगा। दिस इज योर वन फ्री जोन पासपोर्ट। ये बिजनेसेस को मिलेगा, एक सिंगल बिजनेस सिस्टम लाइसेंस सिस्टम होगा जो इनकी कंपनीज को एनेबल करेगा कि कहीं पर भी आप आराम से अपनी कंपनीज को आप सेटअप कर सकते हो, राइट। अब दोस्तों रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, राइट। एंड कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स थे। जैसे एक था ग्लाइफोसेट का, ठीक है। तो ग्लाइफोसेट के रिगार्डिंग जो बात है हर्बिसाइड है, यस दिस इंडीड इज द करेक्ट स्टेटमेंट। कॉटन क्रॉप की दोस्तों बात करें तो कॉटन क्रॉप आपको राबी सीजन में नहीं, मेजरली आपको एक खरीफ सीजन के अंदर ग्रो होती हुई देखने को मिल जाएगी। ये सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट बन जाएगा। संप्रीति एक्सरसाइज की बात करें तो इंडिया और नेपाल नहीं, बल्कि इंडिया और बांग्लादेश के अंदर आपको ये एक्सरसाइज होती हुई देखने को मिलती है। तो तीसरा आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। डीप ओशन मिशन, बिल्कुल ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ही यहाँ पे इसको नोडल मिनिस्ट्री है। दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क की बात करें तो उत्तराखंड के अंदर नहीं, बल्कि आपको ये असम के अंदर देखने को मिलता है, इसलिए पांचवा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे इनकरेक्ट बन जाएगा, राइट दोस्तों। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।